Okay, students. So let's start. In previous practical, we can see that assembly and disassembly of the boiler mounting, and this practical is based on the accessories. So, as we discuss definition of boiler mounting and boiler accessories is boiler mounting is the essential component or essential part which is required to operate the boiler. मीन्स बॉयलर माउंटिंग ऐसे पार्ट्स होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं बॉयलर के, जिसके बगैर बॉयलर को रन करना, ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं है. ओके, तो वो प्रीवियसली हमने देखा कि क्या होता है. स्टाफ वॉल हो गया, ठीक है ना, मैन होल हो गया, वाटर लेवल इंडिकेटर हो गए. तो ये सब क्या है, माउंटिंग्स हैं. ठीक है. नाउ वी कम टू बॉयलर एक्सेसरीज. देन व्हाट इज द एक्सेसरीज? एक्सेसरीज जैसे आपकी मोबाइल एक्सेसरीज, फॉर एग्जांपल योर मोबाइल एक्सेसरीज. मोबाइल एक्सेसरीज क्या करती है? मोबाइल की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है. ठीक है ना. जैसे आपकी मोबाइल लेंस एक्सेसरीज आती है पार्टिकुलर मोबाइल के लिए, तो वो लेंस की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है. ओके. सिमिलरली व्हाट boiler accessories do? Boiler accessories help to increase the efficiency of the boiler. Help to increase the efficiency of the boiler. So it means कि अगर हम बॉयलर एक्सेसरीज का यूज करेंगे तो जो बॉयलर की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी. बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए तो इसमें आपके कुछ कंपोनेंट हैं जिनका यूज करके बॉयलर की एफिशिएंसी हम इंक्रीज करते हैं. तो जो भी इक्विपमेंट या फिर कंपोनेंट बॉयलर की एक्सेसरीज यूज करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं, दैट इज फॉर द बॉयलर एक्सेसरीज. ओके. तो अभी अगर हमको डिफिनेशन बतानी है, what is the definition of the boiler accessories? So the boiler accessories is the component or part which is required to increase the efficiency of the boiler. Okay, so what is the here? Boiler accessories are meant for increasing the efficiency of the boiler and allied thermal engineering system. They are not necessary for boiler to function. However, energy conversion is important aspect of any thermal engineering system. Accessories take care about the same. Okay, क्या मीनिंग हुआ कि अगर हम एक्सेसरीज को यूज करते हैं तो आपका क्या कहते हैं, एक एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है. और एफिशिएंसी इंक्रीज होने पे क्या मतलब है कि बॉयलर की लाइफ बढ़ जाएगी, बॉयलर की कैपेसिटी बढ़ सकती है, लाइक दैट. तो ये एक्सेसरीज क्या है? सबसे पहले होता है वाटर प्री हीटर. क्या होता है? वाटर प्री हीटर. अभी क्या होता है कि अभी मान लीजिए कि आपके पास 0 डिग्री टेम्परेचर का वाटर है. उसको जब हीट प्रोड्यूस करेंगे, मीन्स हमको उसको गर्म करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो क्या करेंगे कि हम गैस पे रखेंगे. तो अगर हमको टेम्परेचर 0 to 100 करना है तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर पड़ेगी. देयर इज मोर एनर्जी टू चेंज टेम्परेचर 0 to 100. बट एयर प्री हीटर क्या करते हैं, वाटर प्री हीटर क्या करते हैं, पहले से ही वाटर को टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है ना. तो उससे क्या होता है कि जो कंबशन चैम्बर है वहां पे जो फ्यूल है उसको क्या कहते हैं, वाटर पे
कम वर्क करना पड़ता है, कम एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है उसका फेज चेंज करने के लिए। दैट इज इजी। ठीक है, तो अभी मिनिमम बेसिक थ्योरी क्या है रिगार्डिंग दैट? बॉयलर एसेसरीज लाइक प्री हीटर, एयर प्री हीटर, ओके, economizer act as recovery unit, extract heat from the gases from boiler. Superheater is employed for the increasing the work output from available steam as well as take possible condensation in steam turbine, thereby avoiding the erosion and corrosion of the turbine blade. So, what is that meaning? The meaning is that if we use the boiler accessories, then they can help to increase the efficiency as protection of the boiler. मतलब बॉयलर एसेसरीज यूज करेंगे तो जो बॉयलर की इफिशियंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी और पर्टिकुलर उसका लाइफ भी इंक्रीज हो जाएगी। तो पूरा एस्पेक्ट क्या है कि हम सब बॉयलर एसेसरीज के बारे में स्टडी करेंगे एंड फुल ऑन स्टडी। ओके, तो फर्स्ट स्टेप, नेम ऑफ द एसेसरीज कौन सा? सुपर हीटर। अभी सुपर हीटर क्या करता है कि गैस के जो भी स्टीम है उसके टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ा करता है, सुपर हीट करता है। तो उससे क्या होगा, ये देखिए ये सुपर हीटर है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है नॉर्मल स्टीम टू सुपर हीटेड स्टीम, तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसकी वजह से जो वर्क डन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें जो वर्क मिलेगा, वर्क आउटपुट मिलेगा वो इंक्रीज होके मिलेगा। ठीक है ना? तो क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है? इनपुट सॉरी आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, मीन्स जो भी हम इनपुट देते हैं उससे हमको क्या आउटपुट मिल रहा है। तो अभी क्या, वर्क जब बढ़ जाएगा, वर्क जब इंक्रीज हो जाएगा तो इसका वर्क क्या है? आउटपुट है। और जो लो स्टीम टेम्परेचर का हम सेंड करते हैं वो क्या है? दैट इज द इनपुट। ओके, तो क्या होगा कि सुपर हीटर का यूज करने से जो वर्क आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इकोनोमाइजर। ठीक है, draw the sketch of the actual economizer model of economizer of the boiler available in your laboratory and label of the component in case component are not visible. Redraw label the figure in given below. ठीक है ना? ये आपका इकोनोमाइजर है, इसमें लेबलिंग करनी है। मतलब लेबलिंग का क्या मतलब होता है कि जो पार्ट्स हैं उन पे लेबल पेस्ट करके या फिर टैग लगा करके उनका नाम और स्पेसिफिकेशन मेंशन करना रहता है। ठीक है ना? तो इसमें आपका जो मैनुअल में गिवन है दो ही है, एक आपका इकोनोमाइजर, दूसरा आपका सुपर हीटर। तो प्रैक्टिकल लिखते समय आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना? आपका एयर प्री हीटर हो गया, वाटर प्री हीटर हो गया, है ना, वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना? अभी ये देखिए, resources required, suitable size accessories, suggested board specification, accessories that can be assembled and disassembled। मतलब आपको मैक्सिमम वो एक्सेसरीज लेनी है जिसको इजिली हम असेंबल डिसेंबल कर सकें। ओके, तो स्टूडेंट्स असेंबल डिसेंबल करने का मेन मोटो क्या है? व्हाट इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड द
असेंबलिंग एंड डीअसेंबलिंग। ओके, तो मेन कंसेप्ट ये है कि जब किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी मशीन पार्ट को हम डीअसेंबल करते हैं तो उसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हमको डिटेल इंफॉर्मेशन गेन होती है, ठीक है ना। उसके बारे में हमको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गेन होती है और वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट रहती है, ठीक है ना। इन केस आप इंडस्ट्री में जाते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या कहते हैं कि डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं, ठीक है ना, तो आप किस पोस्ट पे रिक्रूट होंगे? सुपरवाइजर की पोस्ट पे रिक्रूट होते हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है। असेंबली डीअसेंबली करना आपका वर्क नहीं होता है, दिस इज नॉट योर वर्क टू डू द असेंबली एंड डीअसेंबली। ओके, मेंटेनेंस करना आपका काम नहीं होता है, आपका काम होता है मेंटेनेंस करवाना, ठीक है ना। यू कैन सुपरवाइज वट एवर द वर्क गोइंग ऑन पर्टिकुलर वर्कशॉप, ठीक है ना। चाहे आपका डिफरेंट टाइप के वर्कशॉप है, जैसे मशीन वर्कशॉप है, ठीक है ना, स्मृति वर्कशॉप है, हीट मेटल वर्कशॉप है, वुडन वर्कशॉप है, ठीक है, और बॉयलर का मेंटेनेंस वर्कशॉप है। तो क्या होगा कि अगर आपको पर्टिकुलर पार्ट्स और कंपोनेंट के नाम नहीं मालूम है, उनके पार्ट्स कंपोनेंट नहीं मालूम है, तो आप वर्क कैसे कराएंगे, ठीक है ना। आपके से जूनियर कोई आपके पास जाएगा, बोलेगा कि सर ये प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगी, ठीक है ना। तो जब असेंबली डीअसेंबली करना आप सीखते हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि कौन सा पार्ट मिसिंग है या फिर कौन सा पार्ट खराब होने पे कौन सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमको कब पता चलती हैं? जब हम डिटेल में डिसेंबल और असेंबल करना सीखते हैं, हमको पार्ट्स के बारे में पता रहता है ना। जब हमको पार्ट्स के बारे में, कंपोनेंट के बारे में पता ही नहीं है और कोई प्रॉब्लम अकर हुई, कोई प्रॉब्लम जनरेट हुई, देन हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम? आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। क्योंकि आपकी क्या पोस्ट रहती है, व्हाट इज द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर? दे आर सुपरवाइजिंग दी वर्क, ठीक है ना। आपके अंडर में 4-5 फोरमैन और कम से कम 10-15-20 वर्कर काम करते हैं, ठीक है ना। तो आप किससे डील करते हैं? फोरमैन से डील करते हैं। फोरमैन किससे डील करता है? वर्कर से डील करता है। प्रॉब्लम किसको आती है? वर्कर को आती है, हाँ। और प्रॉब्लम कोई आई वर्कर के पास, उसने फोरमैन को बताया, तो फोरमैन किससे डिस्कस करेगा? सुपरवाइजर से, क्योंकि आप लोगों की पोस्ट होती है और आपको अगर बेसिक नॉलेज नहीं पता है, देन हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम? दैट्स व्हाई assembly and assembly of the component is very much important, take a very important role to learning about the machine, boiler and component, whatever the component using the boiler are different machines. That's why assembly and assembly is very important. Okay, what are the precautions must be used? ठीक है ना, कि सतर्कता क्या रखेंगे जब भी हम असेंबली और डिसेंबली रन करते हैं। ओके, तो क्या देखेंगे? यूज ऑफ सेफ्टी शूज, ठीक है ना। जब भी क्या कहते हैं कि हम बॉयलर या कंस्ट्रक्शन एरिया में जाते हैं तो सेफ्टी शूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूज करने के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर हम मेंटेनेंस एरिया में जाते हैं या कंस्ट्रक्शन एरिया में जाते हैं तो फ्लोर पे बहुत सारे छोटे छोटे माइनर पार्ट रहते हैं। अगर हमारे पास सेफ्टी शूज नहीं रहेगा तो क्या है कि उन माइनर पार्ट कंपोनेंट की वजह से आपका पैर को कट लग सकता है, चोट लग सकती है ना। या फिर कोई इम्पोर्टेंट पार्ट रहा तो वो हार्मफुल हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए डू नॉट ट्राई टू डिसमेंटल एसेसरीज फोर्सफुली, ठीक है। क्या हुआ कि ऐसा ट्राई मत कीजिए कि कोई कंपोनेंट इजिली रिमूव नहीं हो रहा है तो आप उसको फोर्सफुली रिमूव करें। हो सकता है कि वो
कंपोनेंट बिल्डेड हो, बिल्ड किया हो, नट बोल्ट स्क्रू नहीं हो वहां पे, या फिर वो काफी कई दिनों से ओपन नहीं हुआ हो, जिसकी वजह से अगर आप फोर्सफुली इसको ओपन करते हैं तो क्या होगा कि हो सकता है कंपोनेंट ब्रेक हो जाए। तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो फोर्सफुली किसी भी कंपोनेंट को डिसमेंटल नहीं करना है। ओके, प्रोसीजर, सेलेक्ट बॉयलर एसेसरीज अवेलेबल फॉर डिसमेंटलिंग, ठीक है ना। तो जो भी डिसमेंटलिंग के लिए एसेसरीज अवेलेबल है, मान लीजिए वो हो सकता है इकोनोमाइजर हो, या फिर आपका सुपर हीटर हो, एयर प्री हीटर हो, या वाटर प्री हीटर हो, लाइक दैट। तो उससे क्या होगा कि वो कंपोनेंट आपको सेलेक्ट करना है फॉर द डिसमेंटलिंग। डिसमेंटल द सेम यूजिंग द टूल्स, ठीक है ना। तो आप क्या कहते हैं कि सेफ्टी शूज और ग्लव्स आपने पहने हुए हैं, जो प्रिस्क्राइब टूल है, आर रिक्वायर्ड टूल है फॉर द डिसमेंटलिंग, दैट शुड बी चूजन बाय यू। ओके, वो टूल्स यूज करिए और डिसमेंटलिंग स्टार्ट करिए। ओके, अंडरस्टैंड फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है ना। तो जब आप पार्ट्स को रिमूव करेंगे, पार्ट्स को डिसमेंटल करेंगे, तो क्या होगा कि पार्ट्स डिसमेंटल होने के बाद आपको पार्ट्स शो होंगे, और जब डिसमेंटलिंग करेंगे तो वो पार्ट्स किस पार्ट से अटैच है और उसका फंक्शन क्या है, वो आपको अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करना है। लोकेट डिफरेंट एरिया नीड मेंटेनेंस रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। तो अगर आपने डिसमेंटल किया है तो वो पर्टिकुलर पार्ट और एरिया आपको हाईलाइट करना है, नोट डाउन करना है, जिसको रिपेयरिंग की या फिर रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है। असेंबल द सेम अगेन, ठीक है ना। सारा पार्ट आपने ओपन कर दिया, ठीक है, कौन सा पार्ट कहाँ पे फिट है ये आपको पता चल गया, ठीक है ना। उसके क्या क्या नाम है, नामिंग लिटरेचर क्या है, वो आपको पता चल गया। वो सारा स्टडी करने के बाद आपको क्या करना है कि अगर कोई ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा पार्ट है जो कि रिप्लेस हो सकता है या मेंटेनेंस उसमें रिक्वायर है, तो उसको आप हाईलाइट करोगे। और उसके बाद ये सब होने के बाद आपको पार्ट्स को असेंबल कर देना है। क्या कर देना है? पार्ट्स को असेंबल कर देना है। ओके, उसके बाद ये आपका रिसोर्सेज यूज है, एक्चुअल, ठीक है ना। तो एक्चुअल इन द मीन, एक्चुअल अभी तो पॉसिबल नहीं है जब तक आप कॉलेज में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कॉलेज में आते हैं तो फिर क्या कहते हैं कि आपका पार्ट्स भी शो हो जाएगा, या फिर हम इंडस्ट्रियल विजिट करने जाते हैं तो हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, वन मोर पार्ट की एक इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि मे बी इस मंथ के लास्ट तक एक इंडस्ट्रियल विजिट होगा, जो कि फिजिकल नहीं होगा, मीन्स एक दो स्टाफ वहां पे जाएगा, और ऑनलाइन मोड में ही आपको, जैसे पावर प्लांट जाने का हम लोग सोच रहे हैं, तो ऑनलाइन मोड में आपको वो जो भी कंपोनेंट पार्ट्स वहां पे यूज होते हैं, क्या वर्क होता है, वो ऑनलाइन मोड में ही आपको शो किया जाएगा। ओके, सो एक्चुअल प्रोसीजर क्या है आप जो करोगे वो यहाँ पे लिखने का है। ओके, ये ऑब्जर्वेशन टेबल एंड कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन की कोई नीड नहीं है यहाँ पे। ऑब्जर्वेशन टेबल ये है कि आप एसेसरीज क्या यूज कर रहे हैं और उसका लोकेशन और फंक्शन क्या है, लोकेशन है, फंक्शन क्या है, वो आपको लिखने का है। ठीक है, लोकेशन का मतलब वो बॉयलर में कहाँ पे फिट होता है, ठीक है। और फंक्शन मतलब उसका क्या फंक्शन है। जैसे सुपर प्री हीटर क्या करेगा, जो स्टीम है,
फाइनलाइज स्टीम है उसको टेम्परेचर को और इंक्रीज करता है। ठीक है, एयर प्री हीटर क्या करता है, जो इनसाइड एयर हम सेंड करते हैं, है ना, वो क्या होता है, उसको एनवायरमेंटल एयर को प्री हीट करता है। ओके, तो ये फंक्शन हो गए। सम ऑफ द टिपिकल मेंटेनेंस रिलेटेड इशू इन द इकोनॉमाइजर कैन बी फॉलो। अभी इकोनॉमाइजर में क्या क्या मेंटेनेंस वर्क होता है ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। इंस्पेक्ट ट्यूब फॉर द बेंड आर डिफॉर्मेशन। ठीक है ना, तो इकोनॉमाइजर में ट्यूब्स लगी होती है, ओके, जो कि गैस को कंडेंस करने के काम आता है। तो क्या होगा, वो एडिशनल बेंड हुआ है या फिर उसमें कुछ डिफॉर्मेशन हो गया है, ये चेक करना रहता है। इंस्पेक्ट हीट ट्रांसफर सरफेस एंड एंटी वियर टाइल्स फॉर दी बियर आर क्रैक। ठीक है ना, तो जो हीट ट्रांसफर सरफेस है और एंटी बियर टाइल्स है उसमें कहीं क्रैक वगैरह तो नहीं आ गया है, वो कहीं सरफेस डैमेज तो नहीं हो गई है, ये चेक करना रहता है। इंस्पेक्ट टेल एल्बो स्ट्रेट ट्यूब फॉर बियर आउट। ठीक है, जो टेल एल्बो रहता है और ट्यूब्स रहती है वो बियर आउट तो नहीं हो गया है, क्रैक तो नहीं हो गया है। ठीक है, इंस्पेक्ट रो डिफॉर्मेशन विच विल बी यू सॉरी डिफॉर्मेशन विच विल अफेक्ट फ्यूल गैसेस कॉरिडोर। ठीक है ना, तो जो फ्यूल गैसेस इकोनॉमाइजर में इंटर होती हैं उसके कॉरिडोर के लिए हमको चेक करना है क्या कि उधर कोई डिफॉर्मेशन है कि नहीं है। द मेजर प्रॉब्लम एट द इकोनॉमाइजर सेक्शन इज लो टेम्परेचर कोरोजन एंड प्रॉब्लम फ्रॉम गैस साइड डिपॉजिट। ठीक है, तो क्या होता है कि आपका जो इकोनॉमाइजर सेक्शन है वहां पे कोरोजन आ जाता है। जैसे ही कोरोजन आता है तो क्या होता है कि आपका हीट ट्रांसफर रेट स्लो हो जाता है। अब हीट ट्रांसफर रेट अगर स्लो हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम आती है, इफ हीट ट्रांसफर रेट इज स्लो देन व्हाट इज द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि इसकी वजह से आपका जो इकोनॉमाइजर है वो हीट को प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो जिस पर्पज के लिए इकोनॉमाइजर लगा है वो फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमाइजर ऐसी सीरीज है। अभी जैसे आपका स्क्रीन गार्ड है और स्क्रीन गार्ड क्रैक हो गया है। ठीक है, स्क्रीन गार्ड मोबाइल का आप यूज किस लिए यूज करते हैं, ताकि इस मोबाइल की स्क्रीन को प्रोटेक्ट कर सके, है ना। लेकिन अगर क्या कहते हैं कि वो प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो दैट इज द डिसएडवांटेज प्रॉब्लम। ओके, स्लाइडिंग एंड लीकिंग expansion joint at the casting may allow accumulation or shoot with the service acidic attack। तो क्या होता है, अगर लीकेज है, एक्सपेंशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा कि ये जो आपका कोरोजन होता है ये एयर और टेम्परेचर की कांटेक्ट में आकर के एसिड जनरेट करता है और ये एसिडिक अटैक किसके ऊपर होगा, जो भी वहां पे वर्कर हैं उनके ऊपर हो सकता है। अब नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं लगा ना क्रीम आज नहीं। ओके, सम सुपर हीटर प्रॉब्लम्स अकर, चेक ट्यूब क्लिप एंड पोजिशनिंग, चेक ट्यूब फॉर द ऑक्सीडेशन, बेंड, corrosion, wear, crack, etc.
तो यहाँ पे भी ट्यूब यूज होती हैं सुपर हीटर में भी। तो वो क्या होता है कि उसकी पोजीशनिंग डिस्टर्ब तो नहीं हो गई, मीन्स ट्यूब की पोजीशनिंग तो डिस्टर्ब नहीं हो गई है, या फिर उस पे जो क्लिप्स लगी है ट्यूब्स को अटैच करने के लिए, उसके ट्यूब्स को प्रॉपर फंक्शन या प्रॉपर पोजीशन में रखने के लिए, तो भी हम उसको चेक करेंगे, ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है। क्या होता है कि जो आपका कोरोजन है ना, कोरोजन क्या होता है एक्चुअल में कि आपके जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कोरोजन जनरेट करते हैं, ऑक्साइड करते हैं, एक ऑक्साइड बनता है, एक सॉलिड पार्टिकल बन जाता है, जो कि क्या कहते हैं कि आपके मेटल्स को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। ऑक्सीडाइजेशन, बेंडिंग, कोरोजन, वियर, क्रैक, वट एवर जो भी थिंग्स हैं उसको हमको चेक करना है। मेजर डायमीटर ऑफ द ट्यूब यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स एंड नोट इट। तो जो ट्यूब का डायमीटर है उसको मेजर करके नोट डाउन करना है, कि नेक्स्ट टाइम जब देखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि ट्यूब में जो थिकनेस है, डायमीटर है, वो कम ज्यादा हुआ क्या, कम हुआ क्या, ठीक है। पील ऑफ ऑक्सीडेशन लेयर फ्रॉम द मिड सेक्शन ऑफ द ट्यूब। तो जो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाता है उसको मिड सेक्शन में अगर है तो उसको हमको रिमूव करना है, पील आउट करना है, ठीक है। मेजर थिकनेस ऑफ ऑक्सीडेशन लेयर यूजिंग माइक्रोमीटर एंड नोट इट। तो जो ऑक्सीडेशन का थिकनेस है, ठीक है ना, वो अगर बहुत ज्यादा नहीं है, एक्सेप्टेबल है, आपके हीट ट्रांसफर में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, देन दैट इज सफिशिएंट, लेकिन उसको नोट डाउन करके रखना है, ओके। चेक प्रोटेक्शन टाइल्स, ट्यूब क्लिप एंड पोजिशनिंग प्लेट फॉर मिसिंग आर बर्निंग आर फॉलिंग, ठीक है ना। तो इन सब की पोजीशन किस लिए, क्योंकि ये एक पोजीशन पे जो प्लेट्स है और जो पर्टिकुलर ट्यूब्स है उसको पर्टिकुलर पोजीशनिंग पे फिक्स करके रखते हैं, पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स करके रखते हैं, ठीक है ना। अगर इनमें डिसबैलेंस होगा तो क्या होगा कि जो भी सुपर हीटर के पार्ट्स हैं, ट्यूब्स हैं, वो फॉल डाउन कर सकते हैं, ओके। फिर रिजल्ट क्या है, तो जो भी आपने वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर से जो भी मेजर करेंगे, ऑक्सीडेशन लेयर की थिकनेस, यूट्यूब का डायमीटर, ट्यूब्स के डायमीटर, तो वो सब रिजल्ट यहाँ पे हमको लिखना है। और इंस्पेक्शन का रिजल्ट, जो भी एरर्स आपको मिले कि क्रैकिंग हो गई, कोरोजन आ गया है पर्टिकुलर पार्ट पे, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये क्या कहते हैं कि आपके पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो आपको राइट डाउन करने हैं, ठीक है। आप नेट की हेल्प ले सकते हैं, या फिर देशमुख सर ने बुक वगैरह शेयर किया होगा, आपको उसके थ्रू भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। स्टेट एडवांटेज ऑफ द इकोनोमाइजर, ठीक है ना। स्टेट एडवांटेज ऑफ एयर प्री हीटर, स्टेट अदर एप्लीकेशन ऑफ area of economizer, what are non considering type of economizer, what are different super heaters commonly used in power plant, and what is use of डी सुपर हीटर इन सुपर हीटर, ठीक है। डी सुपर हीटर का क्या यूज है, ओके। तो दिस इज अबाउट योर एसए सीरीज, बॉयलर एसए सीरीज, ठीक है। तो स्टूडेंट, any doubt, then you can ask your question. Okay, तो स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ प्रैक्टिकल आपका फिनिश हुआ है।
Okay, students, now you can, if there is no any question, then you can leave the classroom. Thank you.